नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे समिति का एक्शन, कर्मचारियों का रिएक्शन। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम घोर आस्था व श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन इन मंदिरों की व्यवस्था संचालित करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के कई कर्मचारियों के लिए लोगों की श्रद्धा व आस्था से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बीकेटीसी केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम है। श्रद्धालुओं के दान व चढ़ावे से चलने वाली बीकेटीसी में अनियमितताओं, आर्थिक गड़बड़ियों, नियुक्तियों, पदोन्नति आदि की धांधली की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। लेकिन इस बार समिति के अध्यक्ष अजय का बयान सामने आया है, जिससे मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र ने 14 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर समिति में कार्यरत एक कार्मिक राकेश सेमवाल की वरिष्ठता व एसीपी विवाद को लेकर शासन स्तर से वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने लिखा कि उक्त कार्मिक की वरिष्ठता व एसीपी विवाद को पूर्व में देवस्थानम बोर्ड के समय तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी व आयुक्त गढ़वाल के साथ ही तत्कालीन वित्त नियंत्रक ने निस्तारित कर दिया था। इसकी जानकारी उक्त कर्मचारी को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद उक्त कर्मचारी द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी पदोन्नति के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए कभी वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर और कभी ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि उक्त कर्मचारी बीकेटीसी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं लगते हैं। उक्त कार्मिक के रुख से बीकेटीसी के कामकाज में अनावश्यक गतिरोध पैदा हो रहा है। इससे शासन स्तर से ही इस प्रकरण की जांच कराई जाए। इस प्रकरण में हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीकेटीसी अध्यक्ष के पत्र के साथ संलग्न विभागीय अधिकारियों की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उक्त कार्मिक राकेश सेमवाल की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक से हुई भारी धांधलियों की पोल ही नहीं खोलती है, बल्कि मंदिर समिति में व्याप्त अंधेर गर्दी की ओर इशारा करती है। आज इसी पर चर्चा, समिति का एक्शन, कर्मचारियों का रिएक्शन। उससे पहले रिपोर्ट। अनुसार राकेश सेमवाल की नियुक्ति वर्ष 1996 में सीजनल अनुचर चौकीदार के रूप में हुई थी। मंदिर समिति में पूर्व में सीजनल कर्मचारियों को केवल 6 माह के लिए यात्रा सीजन के लिए नियुक्त किया जाता था। नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ही सेमवाल को व्यवस्थापक अवर लिपिक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2006 में सेमवाल को पदोन्नति देते हुए प्रवर लिपिक बना दिया गया। इसके बाद सेमवाल के हौसलों को उड़ान मिल गई। वर्ष 2011 में उत्तराखंड शासन ने मंदिर समिति के व्यवस्थापकों के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधकों की तर्ज पर वेतनमान स्वीकृत किया। साथ ही यह भी शर्त रखी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधकों की तर्ज पर वेतनमान तभी दिया जाएगा जबकि संबंधित कर्मचारी के पास उस अनुरूप शैक्षिक अर्हता और अनुभव होगा। लेकिन मंदिर समिति के तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी ने सेमवाल के अनुभव को देखे बिना उनको उच्चीकृत वेतनमान दे दिया। इस मामले में मंदिर समिति के एक्ट की धज्जियां तक उड़ा दी गई। एक्ट के मुताबिक पद व वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार शासन के पास है। इसके बावजूद मंदिर समिति ने अपने स्तर से ही सेमवाल को उच्चीकृत वेतनमान दे डाला। वहीं इस पूरे मामले पर अध्यक्ष अजय सफाई देते हुए कहा था कि मंदिर समिति के कुछ कार्मिक उनके खिलाफ रच रहे हैं, क्योंकि ये लोग कर्मचारियों के ट्रांसफर से नाराज हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। जब किसी व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अवरोध भी पैदा होते हैं, बाधाएं भी होती हैं, विरोध भी होता है। आपके समक्ष में साझा करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन अंग्रेज़ों के समय में वर्ष 1939 में हुआ था। तब से उस संस्था में आज तक स्थानांतरण नहीं हुए। आप कल्पना करिए कि किसी सरकारी विभाग में
स्थानांतरण की कोई नीति नहीं थी, स्थानांतरण नहीं होते थे, अपवाद स्वरूप कोई इक्का दुक्का स्थानांतरण कभी होते थे अनुरोध के आधार पे। तो मैं जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैंने मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, स्थानांतरण किए। इस बार बड़ी संख्या में स्थानांतरण कार्मिकों के, अधिकारियों के किए हैं। वहीं कांग्रेस ने बद्री केदार मंदिर समिति में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का मानना है कि समिति पहले से ही कई विवादों में घिरी है और अब एक नया विवाद फिर उलझ गया है। कर्मचारी के निलंबित करने को लेकर सभी नाराज हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति वर्तमान में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और मंदिर समिति के अध्यक्ष के मनमाने फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सोने की परत चढ़ाने का मामला हो, जिससे जो है परंपरा को तोड़ने का प्रयास बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी द्वारा किया जाता रहा, चाहे वहां प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष जूते लेकर गर्भगृह में जा रहे हों और अब वहां पर एक वरिष्ठ कर्मचारी राकेश सेमवाल की एसीपी का विवाद मंदिर समिति से नहीं निपट रहा और ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, यह कर्मचारी का विशेषाधिकार और उसका न्यायिक अधिकार है कि वह अगर न्यायालय की और कानून की शरण में है तो इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले का समाधान निकाला जाना चाहिए। यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने की परत लगाने के मामले ने काफी तूल पकड़ा था। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय की एक वायरल तस्वीर पर खूब सियासत भी देखने को मिली। सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हाँ, तो देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम घोर आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन इन मंदिरों की व्यवस्था संचालित करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कई कर्मचारियों के लिए लोगों की श्रद्धा व आस्था से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बीकेटीसी केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम है। श्रद्धालुओं के दान व चढ़ावे के चलने बीकेटीसी अनियमितताओं, आर्थिक गड़बड़ियों, नियुक्तियों, पदोन्नति आदि की धांधली की खबरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जय का बयान सामने आया है, जिसने मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र में 14 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर समिति के कार्यरत एक कार्मिक राकेश सेमवाल की वरिष्ठता व एसीपी विवाद को लेकर शासन स्तर से वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया है। हम चर्चा इसी पर आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनावों के चलते रोड शो कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली
के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग। और यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देख रहे थे आप, जो कि इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर उनका रोड शो किया जा रहा है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बीकेटीसी के कर्मचारियों में जो फेरबदल किया जा रहा है उसको लेकर विरोध जो किया जा रहा है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के समय तत्कालीन मुख्य कार्य अधिकारी व आयुक्त गढ़वाल के साथ ही तत्कालीन वित्त नियंत्रक ने विस्तारित कर दिया था और उसकी जानकारी उक्त कर्मचारी को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद उक्त कर्मचारी द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी पदोन्नति के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए कभी वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर और कभी ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि उक्त कर्मचारी बीकेटीसी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं लगता है। उक्त कार्मिक के रुख से बीकेटीसी के कामकाज में अनावश्यक गतिरोध पैदा हो रहा है। इससे शासन स्तर से ही इस प्रकरण की जांच की जाए। इस प्रकरण में हैरान कर देने वाली बात बीकेटीसी अध्यक्ष के पत्र के साथ संलग्न विभागीय अधिकारियों की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट उक्त कार्मिक राकेश सेमवाल की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक में हुई भारी धांधलियों की पोल ही नहीं खोलती, बल्कि मंदिर समिति में व्याप्त अंधेरगर्दी की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार राकेश सेमवाल की नियुक्ति वर्ष 1996 में सीजनल अनुचर चौकीदार के रूप में हुई थी। मंदिर समिति में पूर्व में सीजनल कर्मचारियों को केवल 6 माह के लिए यात्रा के लिए नियुक्त किया जाता था। नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ही सेमवाल को व्यवस्थापक अवर लिपिक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2006 में सेमवाल को पदोन्नति देते हुए प्रवर लिपिक बना दिया गया। इसके बाद सेमवाल के हौसलों को उड़ान मिल गई। वर्ष 2011 में उत्तराखंड शासन ने मंदिर समिति के व्यवस्थापकों के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधकों की तर्ज पर वेतनमान स्वीकृति की। साथ ही ये भी शर्त रखी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधकों की तर्ज पर वेतनमान तभी दिया जाएगा जबकि संबंधित कर्मचारी के पास उस अनुरूप शैक्षिक अर्हता और अनुभव होगा। लेकिन मंदिर समिति के तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी ने सेमवाल के अनुभव को देखे बिना उनको उच्चीकृत वेतनमान दे दिया। इस मामले में मंदिर समिति के एक्ट की धज्जियां तक उड़ा दी गई। एक्ट के मुताबिक पद व वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार शासन के पास है। इसके बावजूद मंदिर समिति ने अपने स्तर से ही सेमवाल को उच्चीकृत वेतनमान दे डाला। वहीं इस पूरे मामले पर अध्यक्ष अजय सफाई देते हुए कहा था कि मंदिर समिति के कुछ कार्मिक उनके खिलाफ रच रहे हैं क्योंकि वो लोग कर्मचारियों के ट्रांसफर से नाराज हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। वहीं कांग्रेस ने बद्री केदार मंदिर समिति में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का मानना है कि समिति पहले से ही कई विवादों से घिरी रही है और अब एक नया विवाद फिर उलझ गया है। कर्मचारी के निलंबित करने को लेकर सभी नाराज हैं और ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने की परत लगाने के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय की एक वायरल तस्वीर पर भी खूब सियासत देखने को मिली थी। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता है। राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता है और उमेश सती जी बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में संजीव जी आपसे करना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजीव जी शायद
उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रद्धा आस्था की जगह भ्रष्टाचार फैला नजर आ रहा है। मंदिर समिति में अंधेरगर्दी देखने को मिल रही है, सियासत देखने को मिल रही है, सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। संजीव वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजीव वर्मा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मंदिर समिति में अंधेरगर्दी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बता दें कि भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अजेंद्र अजय और बीकेटीसी के जो लोग हैं उनके बीच ये तनातनी का माहौल जो है काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है और इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सुरेंद्र, हमारे साथ संजीव वर्मा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी संजीव जी, इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जिस तरह से आपने बात का आरंभ किया जी। तो बीकेटीसी एक तरह से जो संस्था है और 1939 में इसका आरंभ हुआ और बहुत सारे इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं जी। और उन लोगों का स्थानांतरण होता है तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें मैं सोचता हूँ किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी या किसी भी जो लोग वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, किसी को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए, न कि मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहिए। ठीक है। उमेश सतीश जी, बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? उमेश जी, अनम्यूट करें खुद को। उमेश जी, अनम्यूट करें खुद को। नहीं, उमेश सतीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राजू मौर्य जी, इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो लगातार एक के बाद जो एक मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी जी, दोनों के टाइम पर किस तरीके से मंदिर के संसाधनों की बंदरबांट की जा सके, ये लोग उसकी प्लानिंग्स करते हैं और उसके तहत अपने चहेतों को एडजस्ट करते हैं। एक चौकीदार, यानी कि एक मंदिर का चौकीदार से जो है उसको पदोन्नति, फिर पदोन्नति और उसके बाद तमाम तरीके की सुविधाएं या देना, अगर नियमों के अनुरूप होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। नियमों के अनुरूप सबको मिलना चाहिए। उत्तराखंड के नागरिक का अधिकार है, उत्तराखंडी का अधिकार है, मंदिर समिति में कार्य करने वाले हर कर्मचारी का अधिकार है कि उसको जो सुविधाएं हैं वो मिले। लेकिन जिस प्रकार से इसके पीछे भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि लगाया तो चौकीदार, कहते हैं ना कि आज तो लग जा बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तेरा प्रमोशन हम करवा देंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने प्रमोशन पे प्रमोशन दे करके कहीं ना कहीं जो भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ को धोखा दे रहे हैं। उत्तराखंड के संसाधनों को तो लूट ही रहे हैं, मंदिर के संसाधनों को भी लूट रहे हैं। इनका पेट जो है ना वो उत्तराखंड राज्य के तमाम, जहां खनन माफिया पनपा दिए, बाहरी लोग, पर्वतीय क्षेत्रों बाहरी लोगों को पनपा दिया। अब जो मंदिर के संसाधन है उसमें भी चलो, उसको भी छोड़ना है, उसमें भी जितनी लूट सकते हैं उसको लूट लो। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड राज्य के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई भगवान को तो छोड़ दो, हाँ, जो वहां पर कर्मचारी हैं, नियमानुसार लगे कर्मचारी हैं, उनको तमाम चीजें मिलनी चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनके हक हकूक कायम रहने चाहिए
और उस प्रबंधन पर भी उनका अधिकार रहना चाहिए। लेकिन जो ये घटना है, ये अपने आप में बेहद गंभीर घटना है। इस पर तो जो है जांच भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये चौकीदार से वहां तक पहुंचे, और ये मंदिर समिति को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि मंदिर के संसाधनों को इस प्रकार से लूट ना हो। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ उमेश सतीश जुड़े हुए। उमेश जी, आपको आवाज आ पा रही है अब? उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? अनुपम खत्री जी, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर? अनम्यूट कर लो खत्री जी। मैं इस मामले में कोई राजनीतिक रूप से कोई भी दृष्टिकोण लेते हुए कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मामला हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, एक पवित्र स्थल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात को सुन के मुझे बड़ा खेद हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बोली कि भाई इस मामले को लेकर उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था, मीडिया के माध्यम से या इस तरह लेटर करके शासन से नहीं मांगना चाहिए। तो मेरे को जहां तक जानकारी है हमारी प्रक्रियाओं की, उसके हिसाब से ये दोनों स्थान वैसे भी टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं, ये चिन्हित स्थल है, और शासन का नैतिक और संवैधानिक दोनों प्रकार से दायित्व बनता है हमारे यहाँ की हर उस व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना जो जनमानस से संबंधित होती है, जनमानस के करीब होती है। अगर एक अध्यक्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इतना हौसला दिखाया है कि उसने खुल के किसी एक कर्मचारी की पूरी शीट भेजी है, उसकी जॉब शीट की, वो कैसे 1996 में एक चौकीदार की तरह है, फिर वो नियुक्तियां उस समय 6 महीने की होती थी, 6 महीने तो बंद रहता था, तो एक ही साल में उसकी इतनी बड़ी पदोन्नति कैसे होगी? तो ये सवाल वाकई खड़े करते हैं। देखिए, जितने भी धार्मिक स्थल हो हमारे, उनमें चढ़ावा बढ़ चढ़ के आता है, और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, आप केरल के उठा के देख लीजिए, चाहे और कहीं भी प्रदेशों के, वहाँ का पैसा जो है अच्छे कामों में समिति के द्वारा अलग अलग संस्थाएं बना के, ट्रस्ट बना के उनके द्वारा किया जाता है। कोई स्कूल चढ़ाते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। कोई अस्पताल बनाते हैं, कोई स्कूल्स बनाते हैं, तो वो कामों को जो जनता से आया पैसा धर्म के नाम पे होता है, ईश्वर के नाम पे होता है, वो अच्छी जगहों पे खर्च होता है और बाकी मंदिर का मैनेजमेंट उससे प्रॉपरली चलता है। लेकिन अगर कहीं किसी स्थान पे इतनी बड़ी बात निकल के लगातार सामने आ रही है, लगातार, एक बार भी नहीं कई बार, तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय वर्तमान अध्यक्ष जो अजेंद्र अजय हैं, मैं इनको खबरों में ही देख रहा हूँ पिछले कुछ एक दिनों से, इन्होंने एक हिम्मत करी है, इन्होंने हिम्मत का परिचय दिया है कि एक व्यक्ति ब्लंडली कह रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बदला ले रहे हैं? अभी हाल ही में इनका, क्योंकि एक फोटो वायरल हुआ था, उस पर काफी राजनीति हुई थी कि ये मंदिर के अंदर सोने की, गर्भगृह के अंदर की फोटो कैसे पोस्ट कर सकते हैं, वहां तो मोदी जी की भी फोटो नहीं आती। देखिए, ये जो रीत चली आ रही थी गर्भगृह के चित्र प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, वो तो स्वयं हमारे जननायक महान प्रधानमंत्री जी ने ही इसको, मेरे को लगता है कि अब सामान्य कर दिया। उन्होंने भी ऐसी स्थलों से फोटोएं अपनी प्रसारित करवाई हैं जहां पे आम जनमानस को फोटो खींचना मना है। तो अब ये टेरिटरी टूट चुकी है। अब इसके पीछे अगर अजेंद्र अजय एक ऐसे गर्भ जगह से, क्योंकि वो तो खुद प्रधानमंत्री है नहीं, उन्हें इतने फोटोओं के चस्के नहीं है, तो ये सवाल भी पैदा होता है कि उन्होंने ही क्यों वहां से एक ऐसी फोटो भेजी। क्या वो उस फोटो के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? क्या वो दिखाना ही चाह रहे हैं कि अब तो इतनी संपत्ति बची है, इसे तो बचा लो? क्योंकि 22 सालों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इनको भरपूर संरक्षण दिया है। वहां के पंडित पंडे सब इन्हीं के घर परिवार के लोग हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं या सगे संबंधियों में आते हैं, तो खुला चल रहा है सारा खेत। तो हो सकता है ऐसे में एक व्यक्ति ने यह हिम्मत दिखाई हो। मेरा ये मानना है कि शासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है और धर्म को संजोए चल रही है, धर्म के नाम पे इतना बड़ा वोट बैंक खड़ा कर चुकी है, तो ये तो अब उसका वैसे भी एक कहिए कौन बन जाता है फर्ज कि वो इस मामले को सीरियसली लेते हुए इसके ऊपर एक जांच समिति, जैसे अजेंद्र अजय चाह रहे हैं वो बैठाए। सूरज सिंह जी ने ये थोड़ा कहा है, जब भी कभी कोई दिक्कत आए तो मैं लगे मैंने आज को किला फतेह करना है, इसे गले में पहन के भी जा सकते। ये मुझसे कह रहे हैं आप कि और राजनीति में हाथ आजमाना। तो ये अजेंद्र अजय जी जो हैं, इन्होंने अगर ये हिम्मत दिखाई है
तो मैं मानता हूं कि इसमें कमेटी का गठन हो, और मैं ही नहीं, हमारी उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को मानता है। जब ये विषय मेरे सामने आया आपके चैनल के माध्यम से, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी जी। तो चैनल के माध्यम से मैंने तुरंत इसको पढ़ा और अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी माननीय एडी जी को फोन किया, फोन पे संपर्क स्थापित किया, क्योंकि उनके यहाँ एक हादसा हुआ है उनकी बिटिया के घर में, तो बहुत दुखद सभा में थे। मैंने उनके सामने ये पक्ष रखा और मैंने उनसे भी जानना चाहा कि इस मामले में हमारी क्या राय होनी चाहिए। तो उन्होंने पूरे पक्ष के, वो वैसे भी पहले से इस मामले को थोड़ा बहुत जानते थे, और बाकी जो आपकी भेजी सब डिटेल्स को हमने देखा, गूगल किया, तो हमारे पार्टी का भी सीधा सीधा स्टैंड है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में बैठी है, या कोई भी पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में बैठी होती, उसको अजेंद्र अजय की इस पत्र पे बहुत गंभीरता से ध्यान देते हुए एक वाकई समिति का गठन करना चाहिए, प्रॉपर्ली जांच करनी चाहिए, और ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि वहां व्यवस्था सही हो, दुश्मनियां, रंजिश और आदि इत्यादि ना पले। धर्म का केंद्र है, अधर्म का अड्डा ना बन जाए। तो ये जरूरी है ये होना। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। उमेश जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्योंकि आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं आप? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जैसा कि मैं आपसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा लेट से आपसे जुड़ पा रहा हूँ। नहीं, दिक्कतें आ गई थी और मैं शुरू का आपका उद्बोधन नहीं सुन पाया पर, लेकिन जो भी मैं इस बहस का जो सार समझ पा रहा हूँ उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। पहली प्रतिक्रिया मेरी इस बात को लेकर के कि नियुक्तियों का जो मामला है, पूर्व में भी इस तरह की लगातार समस्याएं आती रही हैं। पूर्व की जितनी जो कोई भी सरकारें रही हो, जब भाजपा कांग्रेस जो भी सरकारें, उनकी अपनी सरकारों के जो भी व्यक्ति रहते हैं वो इसके अध्यक्ष वगैरह और वही समिति के सदस्य रहते हैं, और लगातार इनमें नियुक्तियों को लेकर एक प्रक्रिया का जो दौर पुराने दौर से लगातार जारी रहा, उसमें लगातार नियुक्तियों में घोटाले होते रहे। तो हमारा इस पे लेकर जो मेरी त्वरित प्रतिक्रिया वो ये है कि इसको लेकर के हमारा पहले जो लगातार 2 साल से देवस्थान बोर्ड को लेकर के जो हम लोग लगातार आंदोलन थे, उसी बात को लेकर के भाई सरकार अपना जो ये है प्रबंधन वाला काम है इसको थोड़ा तरीके से संभाले, और इसमें सरकार के कहीं भी कोई दखल नहीं होना चाहिए समितियों को लेकर के। इसमें एक स्वतंत्र एक कमेटी का गठन किया जाना, जिसमें मंदिर समिति से जुड़े हुए जितने 33 हकूकधारी हैं वो उनको इस कमेटी में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और एक स्वतंत्र कमेटी का इसमें गठन एक ट्रस्ट की तरह, जैसे रामालय जैसा ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया, उसी तरह का एक ट्रस्ट यहाँ पर भी बनाया जाना चाहिए। और इस कमेटी का, जैसा भी आपने अभी मेरे से पूर्व जो अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें जैसे अजेंद्र अजय जी ने स्वयं सिफारिश की है कि इसको लेकर के एक जांच होनी चाहिए, उसका बहुत ज्यादा औचित्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि पुराने जमाने में न जाने कितनी कमेटियां बैठी हैं, उन कमेटियों को कितनी सिफारिश आज तक सरकार ने मानी, ये भी अपने अपने बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा कहना है कि इसमें लेकर के जो एक स्वतंत्र अगर कर रही है तो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के उसके कमेटी के गठन कर दिया जाए, ताकि इसकी स्वतंत्र जांच एक सबके सामने आ जाए, क्या है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उमेश जी, मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद मैं कुछ इससे समझ नहीं पा रही हूँ। अब चूंकि ब्रेक का कमांड मिल रहा है, मैं वापस आऊंगी, इसको समझने की कोशिश आपसे करूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इसको पक्ष में ले रहे हैं या आप इसके विपक्ष में हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जो समिति बनाई गई है बद्रीनाथ केदारनाथ समिति, उसको लेकर अजेंद्र अजय ने कुछ सवाल उठाए हैं। चर्चा उसी पर करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं समिति का एक्शन और कर्मचारियों का रिएक्शन। चर्चा इसी पर और मैं सीधे उमेश जी का रुख करना चाहूंगी। उमेश जी, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इसके पक्ष में हैं या आप इसके विपक्ष में हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नियुक्त का मामला ये पुराने प्रकरण जो पुराने समय से लगातार जितने भी समितियां अब तक रही हैं, इनमें लगातार नियुक्तियों को लेकर पहले भी गड़बड़ घोटाले रहे और आज ये वर्तमान समय में भी इसमें आप कह रही हैं पूरे बहस का जो चर्चा का जो विषय राकेश सेमवाल जी जिनका जिक्र किया गया है इस पत्र में, वो आप चाहते हैं कि जिसकी जांच की जाए और जो हुआ वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है? बिल्कुल करता है मैडम। मैं इस बात को लेकर कि जिनकी नियुक्ति आप एक अनुचर जो कि चौकीदार के रूप में हुई, आज उनकी जो तनख्वाह है वो एसडीएम लेवल की है, तो इतना बड़ा मतलब एक अब वेतन की जो इतनी बड़ी असंगति है वो कैसे हो गई है, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर अगेन अजय जी बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि इसमें एक लेकर के वो स्वतंत्र समिति का अगर वो गठन करते हैं इसको लेकर एक जांच की, तो उसको स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा उसमें एक आरोप ये है कि अगर आप कोई भी जांच करना चाहते हैं तो उसकी जो जांच होनी चाहिए वो हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में होनी चाहिए। वो ये ना हो कि किसी अन्य के अध्यक्षता में हो, उन्हीं की सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा वो अध्यक्षता कर ली जाए, बाद में जो लाग लपेट करके उस कमेटी को इस तरह से कर दिया जाए। तो मेरा कहना है कि अगर जांच की जानी, अगर ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए तो अध्यक्ष वो हाई कोर्ट के किसी जज के द्वारा किसी उसकी अध्यक्षता में की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो सारे प्रकरण हैं जी, हमारी सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। हम लोग जो वहां पर लाखों करोड़ों लोग देश से विदेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे चार धाम पर ये जितने श्रद्धालु आते हैं, वो एक जो उनकी एक आस्था है वो पूरी तरह से कायम रहे और हमारी आस्था से कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना कर पाए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों का जो स्थानांतरण आदि किया गया, तो मैं सोचता हूँ एक ही सतत प्रक्रिया है और इसमें किसी को ना तो उंगली उठानी चाहिए, ना इसके ऊपर कोई विचार करना चाहिए। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी कभी देहरादून में है तो कभी उधम सिंह नगर में है तो कभी पिथौरागढ़ में है, तो मैं सोचता हूँ एक जो सतत प्रक्रिया, जैसे मैंने पहले आपको बोला, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत उन लोगों को जरूर हो सकती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनियमितता से जुड़े रहे हों, और यदि कोई जो भी व्यक्ति अनियमितता से कहीं भी, जिसका कहीं भी नाता रहा होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस चीज का मैं एक बात अपनी रखता हूं और मैं ये जो अपना हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, किसी के भी हितों से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। जो वहां के बद्रीनाथ, केदारनाथ के जितने हमारे संत हैं, पंडा पुरोहित हैं, हकूकदारी हैं, हम उन सभी के हितों का सरकार पहले से ही पूरा ध्यान रख रही है। और मैं सोचता हूँ यदि किसी व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति है तो उनको अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन एक जो उचित प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रखना चाहिए, ना कि मीडिया में के अंदर जाकर इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं होगा। सूरज सिंह नेगी जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी। मैं थोड़ा टेक्निकल कारण से देर में जुड़ा हूं आपसे। जी, आप ये देखिए कि जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर हैं जी, ये उत्तराखंड वासियों के नहीं बल्कि पूरी देश के लोगों के और विदेशों में रहने वाले जो सनातन धर्म के लोग हैं, जी, भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है। जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इनके जो कारिंदे हैं, इन्होंने हमेशा हमारी जो है आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है, हमारी श्रद्धा पे चोट करने का काम किया है। और एक नहीं अनेक उदाहरण, गर्भगृह में जूते सहित चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तमाम प्रकार के जो वहां पर जो है आज तक की जो परंपरा रही है उसको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और यही इन जो है मैं इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के और देश के क्या पूरे विश्व के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था श्रद्धा का केंद्र जो है, वहां पर ये लोग किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार किए हुए हैं, किस प्रकार आकंठ तो ये सब इसका जीता जागता उदाहरण है। और संजीव जी, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, एक सेकंड रुकिएगा राजू जी, एक सेकंड। मौर्य जी एक मिनट। देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा था। अभी मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आए। जिस तरह से इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर आजकल जनेऊ पहन रहे हैं और उल्टे आचमन कर रहे हैं और तमाम अपने पुराने जो हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में वो सब काम कर रहे हैं। और अभी सनातन धर्म की बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, जो तुष्टिकरण को लगातार हवा देने का काम करते हैं। जो 2022 के चुनाव को मुस्लिम एक सेकेंड, अरे रुक जाइए सूरज जी, रुक जाइए प्लीज, रुकिए जरा, रुक जाइए, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। हर जगह राजनीति करते हैं आप लोग, हर जगह राजनीति करते हैं। संजीव जी, तुमने भारतीयों की संस्कृति का, तुमने जो है हमारी श्रद्धा का अपमान किया है हर जगह। तुमने हमारे आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मेरे भाई, नहीं दिया। आप केवल वोट, हम डिबेट में मेन टॉपिक से भटक रहे हैं। केवल वोट के लिए। एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुकिए। ये कहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के डिबेट चलने लगी? हम यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर आ गए। संजीव जी प्लीज रुक जाइए, हमने नहीं पूछा राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं या नहीं जानना है अभी हमें। सूरज जी रुकिएगा प्लीज, राजू जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, उसके बाद अनुपम जी आपका रुक करूंगे। मैं डिबेट का जो मुख्य विषय भ्रष्टाचार है वो उस पर आ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई संजीव वर्मा जी ने एक बात बोली कि जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्र है। मुझे ऐसा लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के जीरो टॉलरेंस का मतलब भ्रष्टाचार करो, खूब करो और संरक्षण दो। मुझे लगता है शायद जीरो टॉलरेंस की परिभाषा ये हो गई है। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो जो अभी हाल ही में भर्ती घोटाला हुआ, उस पर क्या एक भी नेता, एक भी विधायक, एक भी पूर्व मंत्री या मंत्री उस पर कार्रवाई हुई? क्या मियांवाला का फ्लाईओवर जो भ्रष्टाचार की जीती जाती तस्वीर है, क्या उसका भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? क्या सूर्यधार झील जो भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है, हम सबके सम्मुख है, वो नजर नहीं आता? सहकारिता घोटाला, मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि सहकारिता घोटाले में जिसमें सीधे धन सिंह रावत जी माननीय मंत्री जी का नाम आता है,
और ना तो भारतीय जनता पार्टी उस पर हटाती है उनको, ना ही कोई कार्रवाई होती है उस पर। तो क्या जीरो टॉलरेंस का अर्थ ये तो नहीं हो गया कि खूब करो, भ्रष्टाचार करो? मेरा संजीव जी से कहना है कि अगर जीरो टॉलरेंस की वाकई में सरकार है तो जो मैंने बिंदु बताए हैं, और मैं कई बार गंभीर बिंदु बताता हूं, उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये विषय भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। जब हम जीरो टॉलरेंस बोलते हैं तो ये दांत दिखा दिखा के हंसते हैं। मेरे भाई भ्रष्टाचार वो होता है जो आप यानी कि एक व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में गिर गया, उसका इलाज चल रहा है, वो भ्रष्टाचार है, ठीक है, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन जो फ्लाईओवर बनाने में भ्रष्टाचार, सूरधार झील बनाने में भ्रष्टाचार, हमारे बच्चों के हकों पर टाका डाल करके अपने चहेतों को नौकरियों पर लगा दिया, वो भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है राजू मौर्य जी, मैं आऊंगी वापस। अनुपम खत्री जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद उमेश जी मेरा एक सवाल है आपसे। अनुपम जी। जी धन्यवाद। देखिए हम जो मेन मुख्य मुद्दे पे हैं वो है अजय जी का वो पत्र। एक बड़ी अच्छी बात हमारे आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जी ने बोली, वर्मा जी ने, कि भाई वो ये सब क्यों हो रहा है, मतलब मीडियाबाजी क्यों हो रही, दोबारा वो ये बोले। तो मैं उनको बता दूं कि मीडिया के पास तब वो व्यक्ति पहुंचता है जब उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। शायद उनको ये इस बात का पता नहीं, क्योंकि मैं खुद मीडिया कर्मी रहा हूं, मैं बात अच्छे से जानता हूं। जब हमारे पास लोग आते हैं तब वो ये बोलते थे कि साहब सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करवाई, फिर एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, पार्षद के पास गए। कभी मुझे लगता है कि मैं भी जनता दरबार लगाना शुरू कर दूं। जी है ना, उसके बाद वो आता है। अब ऐसे में अगर एक अध्यक्ष पद पे रहा व्यक्ति जो इस समय है, अब वो एक ऐसी बात कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि तुम इन्हें सजा दे दो, हटा दो, वो ये कह रहा है इसकी एक अच्छी साफ सुथरी जांच करा लो। आपको मैं बता दूं अनुपम खत्री जी, मैं एक बात बता दूं कि इसमें भी दो धड़ा है। अभी मैं उमेश जी को सुन रही थी, मैं कंफ्यूजन में इसीलिए थी क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि इसमें दो गुट हो चुके हैं। एक सेकंड रुकिएगा अनुपम जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ प्लीज़, फिर कंटिन्यू करेगा। मुझे ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसमें दो धड़े हैं, जो एक सरकार की इस बात से सहमत है, अजयेंद्र अजय की बात से सहमत है, और एक धड़ा वो जो इसका विरोध जता रहा है। उमेश जी समर्थन वाले पाले से आते हैं, और मैं अभी उनसे यही पूछने वाली थी कि भाई आप तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो जब आपस में ही नहीं बन रही तो कैसे चलेगा काम? अनुपम जी। जी क्या कह रहे हैं? उमेश जी ये कह रहे हैं कि जांच समिति बना के होगा क्या, क्योंकि आज तक किसी जांच समिति से कुछ हुआ ही नहीं। उनका मुख्य बात ये है, वो जांच समिति का विरोध नहीं कर रहे। देखिए बात जब अपने आप को सही करने की आती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती सर, वो किसी भी तरीके से इसको प्रूफ करके मानेगी। देखिए जितना मैं उनकी बात को समझा, उनके एक टॉपिक मुझे सही लगा है जी, कि उन्होंने बोला कि इसको एक स्वतंत्र गठन कर दिया जाए, ट्रस्ट की तरह प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट कैसा होता है, वो रूल एंड रेगुलेशन बना के उसका आप आधारभूत ढांचा संविधान बना के उनको सौंप दीजिए, और फिर वो लोग आगे उसको चलाते रहेंगे। ये एक स्वागत योग्य, मेरी विचार से तो ये स्वागत योग्य बात है। रही बात जो वो समिति का विरोध कर रहे, जांच समिति का, तो वो विरोध नहीं कर रहे, वो कह रहे किसी जज को बैठा दीजिए। देखिए सिर्फ न्यायालय पे विश्वास बचा है, वो कह रहे हैं जज को बैठा दीजिए, जज के अंदर में बना लीजिए, क्योंकि आप अपने लोगों को अगर बैठाएंगे समिति बना के तो लीपापोती हो जाएगी, सच फिर छुप जाएगा, असत्य बाहर आ जाएगा। अब उमेश जी के लिए क्या सच है मुझे नहीं पता, अजय जी के लिए क्या सच है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि अगर हलचल हो रही है, धुआं उठ रहा है, तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है, और भ्रष्टाचार की अगर बात निकल के आ रही है, और इतनी गंभीर बात, एक सेकंड रुकिएगा उमेश जी, कंटिन्यू करें। कह रहा है कि मेरी सुपारी उठी है, तो क्या जब वो मर जाएगा व्यक्ति तब आप आईपीसी की धाराओं में मुकदमा करके ढूंढेंगे उसके कातिल को? वो उससे पहले चिल्ला रहा है तो कम से कम उससे पहले व्यवस्था बनाइए। आपका काम व्यवस्था बनाना है, आप बैठे सत्ता में व्यवस्था बनाने के लिए। ये तो जब जीरो टॉलरेंस बोलते हैं हंसी आती है, ऐसा लगता है चुटकुला सुना दिया आज दिन में फिर किसी ने मुझे, छूटते ही हंसी आ जाती है। जीरो टॉलरेंस, सड़कों पे लोग पड़े हैं, लड़के सड़कों पे पड़े हैं, औरतें सड़कों पे पड़ी है, हाहाकार मच रहा है, नौकरियां दूसरों को खिला दे रहे हैं, अपना बंदर बाट कर रहे हैं, यहाँ से वसूल रहे, दिल्ली जयराम जी की सलामी ठोक ठोक के पैसा दिल्ली पहुंचा रहे हैं। सारी हकीकत जानने के बाद भी क्या प्रवक्ता का पद ये लोग संभाल लें? अरे ऐसे कैसे प्रवक्ता भाई? अपनी पहले मिट्टी देखो, अपना घर देखो, नमक देखो, बाद में देखो कोई ड्यूटी है। जनता के लिए बैठे हो, जनता को जनार्दन कहते हो, तो जनता जनार्दन का कम से कम अहमियत तो समझो। उसी जनता में से निकल के आए, हम आज एफर्ट कर रहे हैं, लोग हमें चाह रहे हैं, लोग मुझे पत्रकार महोदय से नेताजी बोलने लग गए, तो क्या वो मेरे लिए वो उतने आदरणीय नहीं रहे जितने पहले थे?
मेरे आज भी वो उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसीलिए उस मीडिया से निकल के आया हूँ इसमें, क्योंकि वहां पे अब दम घुटने लगा था। अनुपम जी, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी उमेश जी से। मैं वापस आऊंगी आपके पास, पूरा समय आपको दूंगी मैं। उमेश जी, जो सवाल मैंने अभी अनुपम जी से कहा, जो बात मैं करी थी, उसका भी जवाब, और आप अपनी बात को पूरा कर सकते। जी, मैं अनुपम जी ने मेरी बात को बहुत सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, वही मैं चाह रहा था जैसा अनुपम जी बता रहे थे अभी तक। मेरा कहना यह है कि आप कोई भी स्वतंत्र अगर जांच कमेटी बनाएंगे तो वो हाई कोर्ट के जज के अंडर में बनाए, ताकि उस जांच का कुछ तो आउटकम निकले। ये ना हो कि किसी अपने ही आदमी को आपने उसके अध्यक्षता में आपने नियुक्ति कर दी और उसके एक कमेटी का गठन कर दिया, बाद में वो लिपापोती करके उसको फिर दबा दिया गया, तो उस कमेटी का कोई आउटकम नहीं निकलेगा। और जैसे कि मेरे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि आप इसको इससे पब्लिक दो, भाई ये बात पहले ही पब्लिक डोमेन में आप ही के अध्यक्ष अजय जी लेकर के आए, उन्होंने पत्र लिखा, वो पत्र सब आज पब्लिक डोमेन में। और किसी भी स्वतंत्र, अगर कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र में अगर आप किसी पब्लिक डोमेन में अगर ये बहस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये तो लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। आप इसको कैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये आपने आया पत्रकार, तो पत्रकारों का काम क्या है? वो यही काम है कि भाई किसी अन्य चीज लेकर के पब्लिक डोमेन में उसकी बहस की जाए, एक अच्छी स्वस्थ बहस की जाए, ताकि उसका कोई अच्छा आउटकम निकले। तो मेरा कहना है कि हर परंपरा में कोई भी व्यवस्था होती है, उसमें सतत एक अच्छी लगातार उसमें निरंतर उसमें नई नई चीजें आनी चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने जो भी आज का मुद्दा अजय जी ने रखा कि ठीक है आप किसी करिए ना, उसमें हम मना ही नहीं कर, हमारे तो आपके बिल्कुल हम कहें, लेकिन मेरा सरकार से एक और अनुरोध है कि हम लगातार 2 सालों तक लगातार एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं। देवस्थानम जब इन्होंने लागू किया उसके बाद लगातार हम 2 सालों तक लगातार आंदोलन, वो इसीलिए रहे ताकि इस व्यवस्था में सुधारीकरण हो। लेकिन वो फिर वही पुरानी लचर व्यवस्था आकर के फिर से वही की वही व्यवस्था बन गई है, फिर वो नियुक्तियों को लेकर के फिर वो पुराने मामले सामने आने लगे। तो मेरा ये कहना है कि आप अब मेरी सरकार से अब ये अनुरोध है कि सरकार इस कमेटी को भंग करे, एक नई कमेटी का गठन करे, एक नई व्यवस्था का गठन करे, जिसमें बहुत अच्छा सुधार के साथ सभी जो भी हमारे तीर्थ पुरोहित हक हकूक जितने 33 उसमें हक हकूकधारी है उसको लेकर के एक स्वतंत्र कमेटी बने, जिसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, और भविष्य में इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन होता है। ठीक है संजीव जी, अजय पब्लिक डोमेन में अपनी बात को लेकर आए, उसके बाद ये जो बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित हैं या केदारनाथ तीर्थ पुरोहित हैं या समिति के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि मीडिया से बात क्यों कर रहे हैं, मीडिया से बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने आपको दे दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं जांच हो, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को। देखिए, वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो, और सरकार जांच करवाने के लिए तैयार है। सरकार जांच कराने के लिए तैयार है, हम कब भी तैयार रहे हैं जांच कराने के लिए। लेकिन मैंने कहा जो लोग सही हैं उनको अरे जो लोग सही हैं, अभी तो आप न्यायालय जाने की बात कह रहे थे आप मेरे भाई। मैंने कहा शुरुआत आपने कहा कि न्यायालय जाए जांच वाच के लिए, सरकार के पास क्यों आते हैं? चलिए अब बोलिए। मैंने ये नहीं कहा अच्छा होता है, बोलिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हर चीज का अपना एक प्लेट। तो सर सरकार किस चीज का प्लेटफॉर्म है? सरकार क्या प्लेटफॉर्म है? जो आप सत्ता में बैठे हैं क्या प्लेटफॉर्म है? थोड़ा बताएंगे मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि आप इसको कैसे परिभाषित करते हैं? सरकार क्या है, क्या होती है सरकार, क्या काम है उसका? संजीव जी शायद है नहीं बताने के लिए। राजू मौर्य जी, मैं तो संजीव वर्मा जी है नहीं, लाइन से कट जा रहे बार बार। हाँ, नहीं तो कुछ अगर वो है। नहीं तो वो कहते हैं कि जी जांच कराने को सरकार तैयार है, और वो ये दर्शाना भी चाहते हैं कि शायद राजू मौर्य जी अनम्यूट करें खुद को प्लीज। राजू मौर्य जी, राजू मौर्य जी का भी शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अनुपम जी देखिए, तो हमें मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो मैं वही कह रहा था कि जो इतने समय से
राजू मौर्य जी, आपका शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम आपको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अनुपम जी देखिए, संजीव जी कह रहे हैं हम जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जांचों का क्या हाल है और कैसे हो जांचें होती है। न जाने कितनी समितियां पड़ी हुई हैं जिनकी अभी तक ना रिपोर्ट आई है, ना उन पर आगे कुछ काम हो पाया है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं यहाँ पर उमेश जी द्वारा। देखिए, लेकिन मैं एक ये सवाल पूछना चाहती हूँ, देखिए अभी हाल ही में कहा गया था कि तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही यहाँ पर भी अब एक समिति बना दी जाएगी और यहाँ पर वो काम करेगी। तिरुपति बालाजी की जो काम करती कमेटी वो यहाँ पर काम करेगी। इसका भी विरोध हुआ था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा गया था कि हम इस तरीके की कमेटी ला रहे हैं और इस तरीके से काम किया जाएगा। तो इसमें क्या बुराई लगी आपको? देखिए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, ना मैं इसके विरोध में खड़ा था ना पक्ष में उस समय पे। रही बात साधारण तरीके से नॉर्थ और साउथ, हम यहाँ के अपनी दोनों पार्ट्स की, मैं साउथ के जब कभी जाके बहुत रिच ऐसा वहाँ पे महसूस होता है, जबरदस्त ऑरा आध्यात्म की, वहाँ पे खुशी उल्लास, लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा सब महसूस होती है। और जब हमारे यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 50 का नोट दो तो हाथ में कलावा बन जाएगा, 100 का नोट दो तो कलावे के साथ लड्डू आ जाएगा। ये थोड़ी जो तरीके हैं ये आहत करते हैं जो धर्म से जुड़े हुए लोग। पर ये जो विरोध हो रहे हैं, ये विरोध कौन कर रहे हैं? कोई भी सही ढांचा लागू करने का अगर कोई विरोध करता है, किसी भी परिवर्तन का अगर कोई विरोध करता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो पूर्व में हो रहे गलत तरीकों का गलत इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार कर रहा है। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में इनकी संख्या बहुतता है, भ्रष्टाचारियों की संख्या आज की डेट में बहुत बड़ी है। एक जमाना था जब सरकारी कार्यालय में आप जाएं तो वहां पे बेईमान अधिकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि कौन पैसे लेके काम कर देगा। डर लगता था पूछने में कि भाई पैसे लेते हो क्या? आजकल बात पैसे से शुरू होती है। उन्होंने कहा भाई ये काम आया है, बता कितना माल लेगा। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ये हो रहा है, ठीक है ना। अरे बड़ी मलाई वाली पोस्टिंग मिल गई तुझे तो, अरे यार मैं तो पोस्टिंग बहुत बेकार लगा दी यार, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। ये आम धारणाओं की बातें अब हो गई है, ये चलन हो गया। हाँ जी। तो इस चलन में जो कुछ ईमानदार बचे हैं उनकी ये सांसें घोटना चाहते हैं, उनके ऊपर ये लोग हावी हो जाते हैं। और सरकार तो जब खुद ही लिप्त है भ्रष्टाचार में, तो जो बड़ा कर रहा है वो छोटों को क्या कहेगा, उनको शय मिलती है। लेकिन अगर आप पारदर्शिता को वाकई कायम करना चाहें तो वो इतना समात्र इच्छा शक्ति का काम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने अभी इसीलिए उनसे पूछा कि सरकार क्या प्लेटफॉर्म है, बता दीजिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अपनी पढ़ाई में तो सरकार बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सरकार अगर सही हो, गवर्नेंस अगर सही हो, तो कोर्ट में केस नहीं होंगे मैडम, कोर्ट के अंदर केस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए उत्तराखंड में तो वैसे भी कार्यपालिका कुछ काम करे उससे पहले न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उत्तराखंड का तो ऐसा इतिहास है। न्यायपालिका ऐसे बेची न्यायपालिका, और ये लोग तो खुद हर काम को घुमा के न्यायपालिका में डाल रहे हैं। हाँ जी, वो आप तो विधानसभा भर्ती घोटाला देख लीजिए, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन वो पूरा गोल अब फिर न्यायिक प्रक्रिया में घूम रहा है। बिल्कुल। इसमें कुछ लोग फिर माइलेज लेंगे, कुछ लोग फिर बदल के माइलेज लेंगे। तो राजनीतिकरण करने का सबसे बड़ा हुनर, अगर मैं मानता हूँ अपने 20 साल के करियर में, जो मैंने पॉलिटिक्स को 17 सालों की बीट में बहुत करीब से देखा है, सबसे गजब हुनर अगर किसी में मेरे को दिखा है तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। गजब का हुनर है, घाटे में फायदा, फायदे में घाटा। ठीक है, बहुत अंतिम प्रतिक्रिया मैं उमेश सती जी का लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है। उमेश जी, अब बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को भी पूरा करिए। जी नहीं, मेरा यही कहना है, अगर अजेंद्र अजय जी चाह रहे हैं कि एक स्वतंत्र कमेटी का इसमें गठन होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्र कमेटी किसके अध्यक्षता में हो इस पे उसको पूरा खुल के बात करनी चाहिए। तो मेरी जो अपनी निजी राय है वो तो ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि अगर आपकी उसमें इतनी ईमानदारी है, आपकी नैतिकता में इतनी ईमानदारी, तो एक भैया हाई कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया जाए और उसका जो भी आउटकम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा जाए, उसके बाद बहस की जाए, तो उसमें जो भी उसका निकलेगा वो हम सबको मान्य है। बिल्कुल, ये अब देखना होगा कि सरकार इसको किस एंगल से जांच करती है। पोची और खाली जांच के अपनी ईमानदारी के लिए तो आपने कह दिया कि साहब जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जांच के लिए सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन जांच करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल देखना होगा कि किस तरीके से जांच होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि आपको बीकेटीसी में घोर अनियमितताएं देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित कह रहा है कि अगर आपको जांच करानी है तो कराइए, लेकिन ठीक तरीके से जांच कराइए। सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए जांच नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके पूरे सबूत जो है वो इकट्ठा होने चाहिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।